हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। एमसीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अब आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लार ग्रंथियों में शामिल नहीं है। आपको बताना है कौन से हैं जो लार ग्रंथियों में शामिल नहीं हैं। पहला है सब लिंगुअल ग्रंथियाँ, सेकंड है सब मैंडिबुलर ग्रंथियाँ, थर्ड है पैरोटिड ग्रंथियाँ, फोर है सेलेस्म ग्रंथियाँ। तो आप जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लार ग्रंथियों में कौन सा शामिल नहीं है। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये ग्रंथियाँ नलिकाओं द्वारा लार को मुखगुहा से स्रावित करती हैं। और इसमें 3 प्रकार के ग्रंथियाँ होती हैं, सब लिंगुअल ग्रंथियाँ, सब मैंडिबुलर ग्रंथियाँ और पैरोटिड ग्रंथियाँ। ये तीनों जो हैं ये बाह्य पाचक ग्रंथि हैं। और सब लिंगुअल ग्रंथि जो होती है ये ग्रंथि जीभ के दोनों ओर एक एक की संख्या में होती है। और सब मैंडिबुलर ग्रंथि जो होती है ये निचले जबड़े के मध्य में मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होता है। और पैरोटिड ग्रंथि जो होती है ये कान के नीचे स्थित होती है। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये लार ग्रंथि में शामिल नहीं है। और श्लेष्म ग्रंथि क्या होती है, ये आंतरिक पाचन ग्रंथियाँ हैं। आंतरिक पाचन ग्रंथियाँ जो आहार नाल की दीवार में पाई जाती हैं और इसके अंतर्गत आहार नाल में स्थित सभी श्लेष्म ग्रंथियाँ और अमाशय की दीवार की जठर ग्रंथियाँ तथा आंत की दीवार की ब्रूनस तथा लीवरकुन ग्रंथियाँ आती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। ये लार ग्रंथि में शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। आपको बताना है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र होती हैं। तो 13, 31, 33, 12। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कशेरुक रज्जु जिसे स्पाइनल कार्ड भी कहते हैं, इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिसे रीढ़ की सुषुम्नीय या स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। और ये तंत्रिकाएं जो हैं वो हाथ पैर की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियां, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। और शरीर में जो कपालीय या क्रैनियल तंत्रिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और ये 12 जोड़ी होती हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा। कशेरुकी जो होती हैं ये 31 जोड़ियां होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। सेकंड है यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए, केवल पहला, केवल दूसरा, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मस्तिष्क जो होता है ये पूरे शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष होता है। और मनुष्य का जो मस्तिष्क है ये अस्थियों के खोल क्रैनियल में बंद रहता है ताकि इस पे बाहरी चोट या आघात ना पहुँचे। मस्तिष्क का जो औसत भार होता है ये 1400 ग्राम होता है। और मस्तिष्क सोचने, समझने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। और मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। और ये शरीर के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है और इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला मस्तिष्क है, दूसरा मेरुरज्जु है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव का जो मस्तिष्क होता है ये हृदय गति को नियंत्रित करता है, ये भी राइट है। और यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ये भी राइट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। तो आपको बताना है प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो किससे शामिल हैं, किसके नियंत्रण में रहती हैं। तो शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है ये स्पाइनल कार्ड होता है। स्पाइनल कार्ड मतलब कशेरुक दंडु या मेरुरज्जु होता है। इसी के कारण हमें उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। और स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं 2 श्रेणियां होती हैं। 2 श्रेणियां होती हैं। पहला है आबंधित, और दूसरा है बंधित, दूसरा है अनुबंधित। पहला आबंधित, दूसरा अनुबंधित। स्वभाव के आधार पर ये दो श्रेणियां होती हैं, आबंधित, अनुबंधित। और प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो जैसे मनुष्य के
दैनिक जीवन में कुछ क्रियाएं अचानक हो जाती हैं जिसके बारे में मस्तिष्क को पहले से पता नहीं रहता है। जैसे यदि किसी सांप को अचानक देखते हैं तो एकाएक कूद कर पीछे हट जाते हैं। यह क्रिया जो है वह सांप जो है बाह्य उद्दीपन का कार्य करता है और चौंक कर कूदना एक अनैच्छिक क्रिया हो जाती है जिसके लिए मस्तिष्क ने सूचना पहले से नहीं प्राप्त की होती है। इससे मस्तिष्क तक संदेश जाने और मस्तिष्क द्वारा उस पर विचार करने में देर हो जाता तो सांप मनुष्य को काट भी सकता था। और इसके कुछ और भी उदाहरण है, जैसे नाक में किसी पदार्थ के घुस जाने से अचानक छींक आने लगती है, भोजन को देख के मुंह में पानी आने लगता है, किसी गर्म वस्तु पर हाथ की उंगली पड़ जाने पर हाथ अचानक से हट जाता है। ये सब जो है अनैच्छिक क्रिया है और जिसे प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, कशेरुक रज्जु। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है ये स्पाइनल कार्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम, ब्रेन कैविटी, सेरिबेलम। तो आपको बताना है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। स्मरण क्षमता मतलब याद करने की क्षमता। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो मस्तिष्क जो होता है ये पूरे शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष होता है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है अस्थियों के खोल क्रैनियल में बंद रहता है जो बाहरी आघातों से बचाता है और इसका जो कुल औसत भार है वो 1400 ग्राम है। 1400 ग्राम है मस्तिष्क का औसत भार। और मस्तिष्क में जो है 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में 2 पार्ट आते हैं, सेरिब्रम और डाइएनसिफेलॉन आता है। और मध्य मस्तिष्क में सेरिब्रम पेंडकम आता है और दूसरा है कारपोटा क्वार्डी जेमिना है। और पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये स्मरण क्षमता के लिए क्षमता का केंद्र होता है। ओके, और ये सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह ऐच्छिक क्रियाओं तथा स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? सुई चुभाने पर किस अंग में दर्द महसूस नहीं होता है? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो सुई चुभाने पर मस्तिष्क को दर्द का अनुभव नहीं होता है क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। इसमें दर्द ग्राहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इसको दर्द का अनुभव नहीं होता। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापक्रम, पहला ऑप्शन है जाड़ों में घट जाता है, सेकंड है गर्मियों में बढ़ जाता है, थर्ड है ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, फोर्थ है जाड़ों में बढ़ जाता है। तो आपको बताना है शरीर का तापक्रम क्या होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मानव शरीर का जो ताप होता है वो हमेशा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चाहे कितनी भी सर्दी हो या गर्मी क्यों ना हो, मानव शरीर के तापक्रम स्थिर बने रहने का जो कारण है ये शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य है। और मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग होता है इस क्रिया का नियंत्रक होता है। हाइपोथैलेमस का जो एक भाग है वो उच्च तापक्रम को और दूसरा भाग जो है निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का ताप उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है और संदेश मिलते ही पसीना बनने की क्रिया शुरू हो जाती है। और पसीना जो है वो शरीर का उष्मा भार को कम करके तापक्रम को बढ़ने नहीं देता है। और जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक केंद्र अपने संदेश द्वारा उपापचय तथा पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और तापक्रम स्थिर बना रह जाता है। तो फ्रेंड, इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। शरीर का तापक्रम है ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मी में बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? परितृप्त और प्यास के केंद्र, पहला ऑप्शन अग्र मस्तिष्क में, सेकंड है हाइपोथैलेमस में, थर्ड है मेडुला में, फोर्थ है ऑप्टिक लोब में। तो आपको बताना है कि परितृप्त और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो भूख, प्यास और ताप नियंत्रण और घृणा आदि का जो केंद्र बिंदु होता है वो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है और रक्त दाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन्स का नियंत्रण भी करता है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, पहला ऑप्शन है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकंड है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और थर्ड है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, फोर्थ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको बताना है मानव शरीर का जो तापक्रम हो, सामान्य तापक्रम कितना होता है, एग्जैक्ट बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रीनहोल्ड आगस्ट बुल्डरलिच ने कई व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद यह घोषित किया कि सामान्य मनुष्य के शरीर का जो औसत तापक्रम होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और यदि इसको सेल्सियस में लेते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में लेंगे तो 310 केल्विन होगा। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में लेंगे तो 310 केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? पहला ऑप्शन अनुमस्तिष्क, सेकंड है प्रामस्तिष्क, थर्ड है मेडुला ऑब्लांगेटा, फोर्थ है पोन्स। तो आपको बताना है मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा एक निगरण मतलब निगलना और उल्टी का निगमन केंद्र है। तो मानव मस्तिष्क जो है ये विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन और नियमन करता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या राम्बेनसेफेलॉन के अंतर्गत जो है मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई जो होती है 3 सेंटीमीटर होती है, और यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है, और यह भोजन के निगलने या निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर, प्रबलता और खांसना छींकना आदि का नियंत्रण केंद्र होता है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है मेडुला ऑब्लांगेटा ये राइट हो जाएगा। ये मानव मस्तिष्क का जो है निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? आपको बताना अस्थियां मतलब बोन्स का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि अस्थियों का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अस्थियों का जो निर्माण है ये 2 प्रकार की कोशिकाओं के योग से होता है, ऑस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये हड्डी का निर्माण करता है, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये अस्थि का विनाश करता है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लाल अस्थि मज्जा में रक्त की लाल और श्वेत दोनों कोशिकाएं बनती हैं तथा लाल रक्त कोशिकाओं का बहुल्य होता है। सेकंड है पीत अस्थि मज्जा में वसा, रक्त वाहिकाएं तथा जलीय ऊतक होता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से सत्य हैं, केवल पहला, केवल दूसरा, 1 व 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, लाल व पीली। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा जो होता है इसमें रक्त की जो लाल और श्वेत दोनों कोशिकाएं पाई जाती हैं, और लाल रक्त कोशिकाओं का इसमें बहुल होता है। तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन पहला राइट हो गया। और पीली अस्थि मज्जा जो होती है इसमें वसा, रक्त वाहिकाएं और जलीय ऊतक होते हैं। तो आपका सेकंड भी राइट हो गया। और अस्थि जो होता है ये शरीर के सभी संयोजी ऊतकों में सबसे अधिक कड़ी होती है, और इसमें 50% जल और 50% ठोस पदार्थ होते हैं। 50% जल होता है और 50% ठोस पदार्थ होता है। तो फ्रेंड इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव कंकाल में शामिल है? आपको बताना है इसमें से मानव कंकाल में कौन से शामिल है। अक्ष कंकाल, उपांग कंकाल, 1 व 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मानव कंकाल जो है ये इसके 2 भाग होते हैं, अक्ष कंकाल और उपांग कंकाल। अक्ष कंकाल जो होते हैं इसके 4 पार्ट होते हैं। अक्ष कंकाल के 4 पार्ट होते हैं, खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ और उरोस्थी। ये 4 पार्ट जो होते हैं अक्ष कंकाल के होते हैं। और उपांग के जो होते हैं इसके 2 भाग होते हैं,
पादों की अस्थियाँ और मेखलाओं की अस्थियाँ। पादों की अस्थियाँ में हाथ और पैर दोनों की आ जाती हैं। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। 1 व 2 दोनों मानव कंकाल के भाग हैं, अक्ष कंकाल और उपांग कंकाल। अक्ष कंकाल में 4 पार्ट और उपांग कंकाल में 2 पार्ट। अक्ष कंकाल में 4 पार्ट में खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ और उरोस्थि शामिल हैं, और उपांग के जो 2 भाग हैं उसमें पादों की अस्थियाँ और मेखलाओं की अस्थियाँ शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसी संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? अचल संधि, कब्जा हिंज संधि, सैंडल संधि, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना हमारी खोपड़ी की जो अस्थियां होती हैं वो कौन सी संधि होती हैं, कौन सा जॉइंट होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अस्थि जो है, अस्थि की जो संधियां होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि। और पूर्ण संधि जो होते हैं इसमें भी कई पार्ट होते हैं, जैसे कंदुक खलिका संधि, कब्जा हिंज संधि, खूटी संधि, सैंडल संधि, बिसर्पी ग्लाइडिंग संधि। और अपूर्ण संधि और अचल संधि जो होता है, अपूर्ण संधि अचल संधि जो होता है इसमें हड्डियां सीवन द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं और हिलने डुलने में असमर्थ होती हैं, इसीलिए इन्हें अचल संधि कहते हैं, जैसे खोपड़ी की हड्डी हो गई। और कब्जा हिंज संधि जो है इसके अंतर्गत एक हड्डी का जो सिरे का उभार होता है वो दूसरी हड्डी के गड्ढे में इस प्रकार फिट रहता है कि उभरे सिरे वाली जो हड्डी है वो दरवाजे की किवाड़ की तरह केवल एक ही दिशा में पूरी मुड़ती है, जैसे घुटने और कुहनी की हड्डी। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट हो जाएगा। अचल संधि जो होता है, मस्तिष्क या खोपड़ी की जो हड्डी होती है ये अचल संधि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कोहनी की संधि को क्या कहते हैं? मनुष्य में कोहनी की संधि को क्या कहते हैं? हिंज संधि, कंदुक खलिका संधि, सैंडल संधि, खूटी संधि। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कब्जा हिंज संधि जो होते हैं इसके अंतर्गत एक हड्डी के सिरे का उभार जो है दूसरे हड्डी के गड्ढे में इस प्रकार फिट रहता है कि उभरे सिरे वाली जो हड्डी है वो दरवाजे की किवाड़ की तरह केवल एक ही दिशा में पूरी तरह मुड़ती है। ठीक है। और कंदुक खलिका संधि जो है, इस संधि में एक हड्डी का जो गोल उभरा सिरा दूसरी हड्डी के सिरे पर पाए जाने वाले गड्ढे में स्थित रहता है। इससे उभरे सिरे वाली हड्डी जो है चारों ओर घुमाई जा सकती है। कंदुक खलिका में जो है चारों ओर घूम सकता है, और हिंज में केवल एक तरफ जैसे दरवाजा खुलता है उस तरह है। और सैंडल संधि जो है यह संधि कंदुक खलिका संधि से मिलती जुलती ही है। इसमें बाल्ब और सॉकेट दोनों ही कम विकसित होते हैं। हाथ के अंगूठे की मेटाकार्पस तथा कार्पल्स के बीच ऐसी संधि पाई जाती हैं। इसी संधि के कारण जो अंगूठा है अन्य अंगुलियों की अपेक्षा इधर उधर अधिक घुमाया जा सकता है। तो आपका सैंडल संधि में आ गया। 4th है खूटी संधि। खूटी संधि वह होता है जिसमें एक हड्डी खूटी या धुरी की तरह स्थिर रहता है और तो दूसरी हड्डी अपने गड्ढे द्वारा इसके ऊपर फिट होकर चारों तरफ घूमती है। ओके, तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट हो जाएगा, कब्जा हिंज संधि। ये मनुष्य की कोहनी की जो संधि होती है वो कब्जा हिंज संधि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की संधियों की अस्थियां केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती हैं? पहला है कंदुक खलिका संधि, सेकंड है कब्जा हिंज संधि, थर्ड है सैंडल संधि, 4 है अचल संधि। तो आपको बताना है कौन सी संधियां हैं जो केवल एक दिशा में ही मोड़ी जाती हैं। अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर आप लोग बहुत जल्दी से बता देंगे आसानी से। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा, कब्जा हिंज संधि। कब्जा हिंज संधि जो होती है, फिर से हम बता दे रहे हैं एक बार, इसके अंतर्गत जो एक हड्डी का सिरा होता है उसका उभार दूसरे हड्डी के गड्ढे में इस प्रकार फिट रहता है कि ऊपरी सिरे वाली जो हड्डी है दरवाजे की किवाड़ की तरह केवल एक ही दिशा की ओर मुड़ती है। ओके, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो गया। अगला है अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आपको बताना अस्थियों में कौन सी प्रोटीन होती है। ओसिन, हिपैरिन, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अस्थियों का जो है ये 38% भाग जो है ओसिन नामक 38% जो भाग होता है ये ओसिन नामक प्रोटीन से, और 62% भाग जो होता है ये अकार्बनिक लवणों जैसे कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट का बना होता है, और जिसके कारण अस्थियां कठोर व ठोस होती हैं। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। अस्थियों में जो प्रोटीन होती है वो ओसिन की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन यकृत, सेकंड है अमाशय, थर्ड है छोटी आंत, 4th है मुख। तो आपको बताना हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। तो यकृत जो होता है ये हिपैरिन नामक
मुख्य पदार्थ बनाता है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। यकृत जो है ये हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आपको बताना है आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? प्लीहा, हृदय, सीकम, मुख। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो प्लीहा में जो है डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होता है और आरबीसी का विनाश होता है, इसीलिए आरबीसी को कब्रिस्तान भी कहते हैं। ओके, तो आपका प्लीहा ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होता है और आरबीसी का विनाश होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिलरूबिन तथा बिलवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है बिलरूबिन तथा बिलवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पित्त में, सेकंड है रक्त में, थर्ड है लार में, फोर्थ है अग्नाशय रस में। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पित्तवर्धक जो होता है ये बिलरूबिन तथा बिलवर्डिन हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं और ये उत्सर्जी पदार्थ हैं और अपच भोजन के साथ ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। बिलरूबिन और बिलवर्डिन जो है पित्त में बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य है, पहला ऑप्शन है पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण जिसे पायसीकरण भी कहते हैं, सेकंड है एंजाइमों द्वारा वसा का पाचन, थर्ड है उपजात पदार्थों का बहिष्करण, फोर्थ है पाचन क्रिया का नियम। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पाचन के लिए वसा का जो इमल्सीकरण या पायसीकरण है ये पित्त रस का स्राव रासायनिक उद्दीपनों से प्रभावित होता है और इन रासायनिक यौगिकों को कोलेगोग कहते हैं। कोलेगोग कहते हैं, कोलेगोग कोलेगोग कहते हैं। और यह जो है हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल है जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी पाचन में इसका बहुत महत्व होता है और यह आंतरिक क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है ताकि पाचक रस कायम में मिल जाए और वसा का इमल्सीकरण कर दे। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण पित्त का प्रमुख कार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? इसमें से कौन सा पदार्थ है जो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? पहला ऑप्शन एल्बुमिन, सेकंड है प्रोथाम्बिन, थर्ड है हिपैरिन, फोर्थ है फाइब्रिनोजन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। हिपैरिन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। एल्बुमिन, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? बताना है मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है 29, सेकंड ऑप्शन है 14 और थर्ड ऑप्शन है 30, फोर्थ ऑप्शन है 15। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं ये मानव शरीर में जो पैर की जो हड्डियां होती हैं वो जो होती हैं जांग होता है, पिंडली होता है, घुटना होता है, गुल्फ या टखना होता है, पैर और अंगुलियां होती हैं। तो जांग में जो फीमर की हड्डी होती है 2 होती है और ट्यूबिया या फिमला जो होते हैं 4 होते हैं, पटेला 2 होते हैं, टालसस जो होते हैं ये 14 होते हैं और मेटाकार्पस जो होते हैं 10 होते हैं और फ्लैंजेस मतलब जो उंगलियां होती हैं वो 28 होती हैं। दोनों पैरों का जोड़ के बताया गया है इसमें। फीमर 2 होता है और टिबिया फिबुला 4 होता है, पटेला 2 होता है, टालसल 14 होता है, मेटाटार्सल जो है ये 10 है और फ्लैंजेस जो है ये 28 है। तो इस प्रकार कुल हड्डियां जो हो गई 60 हड्डी हो गई। 30 हड्डी एक पैर में, 30 हड्डी एक पैर में। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा 30। इसी प्रकार हाथ में भी होती हैं, हाथ की भी हड्डियां जो होती हैं उसमें ऊपरी बाहु, अग्र बाहु, कलाई, हस्त और अंगुलियों में बांटा गया है। ऊपरी बाहु में ह्यूमरस आते हैं। ह्यूमरस की 2 हड्डियां, दोनों हाथ में एक हाथ में एक हड्डी दूसरे हाथ में, ह्यूमरस का हो गया। रेडियो अल्ना जो होता है ये 2 होते हैं मतलब 4 होते हैं। कार्पल्स 16 होते हैं और मेटाकार्पल्स 10 होते हैं। फ्लैंजेस जो होते हैं 28 होते हैं। तो इस प्रकार हाथ में भी आपके टोटल 60 हड्डियां हो गई। 30 हड्डी एक हाथ में, 30 हड्डी दूसरे हाथ में। ओके, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका है कलाई की हड्डियां जो है ये मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? आपको बताना है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं 4 भागों में बटी होती हैं, कपाल और फेसियल, कान और हाइड भाग होता है। तो कपाल जो होता है ये 8, इसकी 8 हड्डियां होती हैं। फेसियल या फेस या चेहरे का जो पार्ट होता है ये 14 हड्डियां होती हैं। कान में 6 हड्डियां होती हैं और हाइड भाग जो होते हैं उसमें 1 हड्डियां होती हैं। तो सब मिला के कितने हो गए? 29। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। ओके, इस प्रकार फ्रेंड आज का क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग एंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।